हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले जो हमारा नीट बायोलॉजी के लिए सार्थक बैच चल रहा है उसमें हम करने वाले हैं। जो सेकंड लेसन है उसकी हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट लेसन है वो हमने कंप्लीट कर रखा है। यदि आपने फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो वो जाके आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट उसकी बना रखी है हमने, बिल्कुल अलग नाम से प्ले लिस्ट है, लेसन का नाम है और वहाँ पे सार्थक बैच के अंतर्गत वो प्ले लिस्ट है। क्रम वाइज क्लासेस वाइज नंबर पड़े हुए हैं, सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में आप उसको देख सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं उसी पे उस लेसन के नोट्स हैं, उन नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप वो जो नोट्स हैं हस्तलिखित या हाथ से लिखे हुए नोट्स, शॉर्ट नोट्स, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इन नोट्स को आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और इसके बाद इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा वीडियो है लेसन या फिर चैप्टर नंबर थर्ड। वैसे सेकंड है, फर्स्ट लेसन जो है वो नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए जो एनसीईआरटी है उसके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसीलिए अब इसके अनुसार ये तीसरा लेसन है। वैसे ये दूसरा लेसन है। पहला हमने दूसरा जो है पुष्पी पात्र में लैंग्वेज जनन वो कंप्लीट कर लिया। आज का लेसन है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इन स्टेप्स को आपको ध्यान से देखना है। स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की स्टेप्स यहाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी स्टेप्स आपको पढ़नी है, फिर हमें पढ़नी है पूरे लेसन में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सी स्टेप्स को पढ़ना है। तो पहली स्टेप है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस बोले तो गैमिट का फॉर्मेशन, नहीं गैमिट का निर्माण होना। अब मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं। तो स्पर्म बनते हैं, इसके अनुसार हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम बनते हैं तो हो जाएगी oogenesis। ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल और फीमेल के अनुसार अलग अलग होंगी। तो स्पर्म बनेंगे मेल में और ओवा बनेंगे फीमेल में, इसके अनुसार ये प्रोसेस अलग अलग होगी। इसके बाद जो अगली स्टेप आएगी, अगली स्टेप है ट्रांसफर मेल। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, हो सकता है आपको ये दिखाई नहीं दे पा रहा हो अच्छे से, तो हम इसको इतना रहने देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सेकंड स्टेप है ट्रांसफर मेल गैमिट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ या फिर वेजाइना। यानी कि जो मेल गैमिट है उन मेल गैमिट को फीमेल के वेजाइना तक ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो सेकंड स्टेप होगी इंसेमिनेशन, स्पर्म का वेजाइना तक ट्रांसफर या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक या पाथ तक ट्रांसफर। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अगली स्टेप आती है थर्ड स्टेप। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड में होगा फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। यानी कि जो ओवा होगा फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म से फ्यूज करेगा और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया में जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है। कैसे बनता है वो सब हम जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर इसको देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी स्टेप में ये लेसन हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो देख सकते हैं इसके बाद स्टेप नंबर फोर आती है। स्टेप नंबर फोर है इम्प्लांटेशन या फिर अंत्यरोपण। इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो भ्रूण होता है वो एंडोमेट्रियम से आके जुड़ जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। और उसके बाद उस भ्रूण के विकास में या उस भ्रूण से पूर्ण शिशु बनने में कुछ समय लगता है और जिसको बोलते हैं गर्भकाल या गैस्टुलेशन। गर्भकाल या गैस्टेशन, गैस्टुलेशन नहीं होता है, ये शब्द होता है गैस्टेशन। गैस्टेशन बोलते हैं गर्भ काल को। और उसके बाद जब गर्भ काल कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद जो शिशु होता है वो माँ के शरीर से बाहर आता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्चुरेशन या फिर प्रसव। तो ये इन स्टेप्स में हमारा ये लेसन कंप्लीट होने वाला है। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम इंट्रोडक्शन और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ते हैं ह्यूमन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हम देख सकते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमने इसको स्टडी की सुविधा के लिए चार भागों में बांटा है, या फिर चार भागों में इसको बांटा ही गया है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी इसमें टेस्टिस पाए जाते हैं, पहला भाग। दूसरा भाग एक्सेसरी डक्ट होती हैं और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। तो अब इसमें हम देखें
पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि वृषण का एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। वृषण बोले तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वृषण होता है। अब इसमें क्या होता है, ये स्क्रोटम में बंद रहते हैं। अब स्क्रोटम में बंद रहते हैं। अब ये जो स्क्रोटम में बंद रहते हैं, यह हम कह सकते हैं कि वृषण कोश में बंद रहते हैं। गर्भ काल के 7वें माह में वृषण कोश में आ जाते हैं। वैसे ये कहाँ होते हैं, बाह्य उदरीय होते हैं, लेकिन पैसे क्या होते हैं, उदर में होते हैं ये। लेकिन 7वें माह में उसमें आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। क्या, वृषण या फिर टेस्टिस। और ये जो वृषण कोश होते हैं, जैसा कि आपको पता है, जो मेल है, मेल में वृषण कोश या वृषण जो होते हैं, वृषण कोश, वो शरीर से बाहर होते हैं। शरीर से बाहर दोनों टांगों के बीच शरीर से बाहर वो लटके रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहता है इस वृषण कोश का। और ये जो कम टेम्परेचर है, शरीर से कम टेम्परेचर है, वो आवश्यक है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो स्पर्म का निर्माण। यानी कि अगर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो क्या होगा, इस डिग्री सेल्सियस पर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, स्पर्म का निर्माण है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसी के बाद हम बात करते हैं वृषण कोश की। तो व्हेल, हाथी, डॉल्फिन व पार्थी प्रोटोथीरियन एग लेइंग मैमल्स, मतलब जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, उनमें उदर गुहा में पाए जाते हैं। कौन, ये जो हम कह सकते हैं कि वृषण कोश है, वो उदर गुहा में पाए जाते हैं। ये जो जंतु दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई वृषण की बात। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं वृषण के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखनी है। इसका साइज दिया गया है। साइज यानी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है वृषण की। विड्थ यानी चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। और इसके बाद हम बात करें प्रत्येक वृषण में, एवरी टेस्टिस या वृषण में 250 वृषण पालिकाएं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल इनको बोलते हैं, वो पाई जाती हैं। अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल क्या होती हैं, तो जैसे ये वृषण है, इस वृषण में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन्हीं में पाई जाती हैं ये हमारी टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इनकी संख्या होती है 200 से 250। और प्रत्येक वृषण पालिका जो होती है, उसमें 1 से 3 हाई वाइल्ड या अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। 1 से 3 अति कुंडलित, इसको डायग्राम में आगे हम देखेंगे। और ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, इन शुक्रजन्य सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हम बात करें तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर मेल जर्म सेल्स जो 2n होती हैं, इनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और दूसरी होती हैं सर्टोली सेल्स, जो वह भी 2n होती हैं। तो जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, वो क्या करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और इसी प्रकार सर्टोली सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म के लिए। इसीलिए इनको नर्स सेल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाहर का जो स्पेस है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। इसके बाहर का स्पेस कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश कहलाता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स या प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। और दूसरी होती है लीडिंग सेल्स, जो 2n होती हैं। और ये मेल सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती हैं, जो कि होते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा इसमें वृषण के बारे में। वृषण में क्या पाया जाता है, वृषण के अंदर क्या होता है, वृषण के बाहर होता है। वृषण की संरचना हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद जो अगला पार्ट है हमारा इसका, एक्सेसरी डक्ट। और फिर अगले में हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 यानी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। और जो आज की वीडियो थी, आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और इसके अलावा टेस्टिस के बारे में बात करी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड्स, और इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो हम कंप्लीट कर लेंगे इन ह्यूमन या फिर ह्यूमन में। तो ये सब बातें आपको इसमें
ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, नीट हो या फिर कोई भी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हो। और आपको क्या करना है, यदि आप ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको हमें टेलीग्राम पर सर्च करना है। वहां आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।